Good morning, class 5th student. This is our social study period and we will read chapter number 14, The Struggler for Independence. आज़ादी के लिए संघर्ष. Startup, let's see. The policy of British did not benefit the Indians at all. जो ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी थी वो भारतीय लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं थी. However, some of changes indirectly benefit the Indian also, लेकिन कुछ indirectly changes भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छे थे. Many Indians were influenced by the Western education and thought, and this led to the rise of Indian nationalism. जो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश लोगों की जो शिक्षा थी, वेस्टर्न एजुकेशन, जो पश्चिमी शिक्षा थी और उनके जो विचार थे, उसमें भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ. द लेसन विल हेल्प यू द लर्निंग फॉलोइंग. इस लेसन में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा? सोशल रिफॉर्मर्स, राइज of Indian nationalism, partition of Bengal and the Swadeshi movement, and re-volunteers. Let's see. Social reformer. Many Indians were influenced by the Western education and thought. They formed association and worked to awaken the feeling patriotism among the Indians. बहुत सारे इंडिया के जो लोग थे उन पे पश्चिमी शिक्षा का और उनके विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इसीलिए उन्होंने अपने अपने एक संगठन बनाए और भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया. Many Indians rose the fight against the injustice and the bring try to reform to the Indian society. और बहुत सारे जो भारतीय थे वो अन्याय के खिलाफ लड़े और उन्होंने कोशिश की कि भारत की सोसाइटी में, भारत के समाज में एक सुधार लाया जाए और जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए. Practice like the caste system, killing of female babies, sati pratha and the child marriage were evil and divided the society and kept in backward. जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जो प्रथाएं चल रही थी, जो सिस्टम चल रहे थे, जो प्रैक्टिस चल रही थी वो था कास्ट सिस्टम और किलिंग द बेबी, फीमेल बेबी, यानी कि जो छोटी बच्चियां होती थी उनको मार दिया जाता था. और सती प्रथा ये होती है जब किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो उस लेडीज़ को उसके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता है. तो ये बैड इवल्स थी, इनको रिमूव करना था. एंड चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, नियर अबाउट 10-9 ईयर के बच्चों की शादी हो जाती थी. तो ये सब सोसाइटी में रिमूव करने के लिए सोशल रिफॉर्म आया है आगे और एक उनका मानना था कि ये सब चीज़ें हम लोग को बैक लेके जा रही हैं. दिस वर द मेन रीज़न फॉर द सैड स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल. और इसलिए यहाँ के जो लोगों को कहा जाता था कि यहाँ का जो स्टेट है यानी कि ये पिछड़ा हुआ देश है, भारत जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है और इसके लोग, ऐसा माना जाता था. द एजुकेटेड इंडियन रियलाइजेस टू रिमूवल to these outdated custom and superstition were necessary for the progress of Indian society. और जो एजुकेटेड पीपल थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो ये आउटडेटेड कस्टम है, जो पुराने जितने भी कस्टम है और जो अंधविश्वास है वो भारत की प्रगति में एक रुकावट बन रहे हैं, तो इन सबको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है. दिस कुड बी डन बाय द एजुकेटिंग द पीपल. और ये सब किसके द्वारा हुआ? जो एजुकेटेड पीपल थे. सर्वेले सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सैयद अहमद खान फाउट अगेंस्ट दिस इवल प्रैक्टिस. और ये जितने भी लोग हैं हमारे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, ये हमारे भारत में फैली हुई जितनी भी बुराइयां थी उनके लिए इन्होंने वर्क किया. इसलिए सोशल रिफॉर्मर कहलाए. राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेड द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम. जब 1857 की जब क्रांति हुई तो लोगों के मन में ये विचार आया कि जो ब्रिटिश कर रहे हैं वो अनजस्टिस है, अन्याय है, और वो समझ गए कि आज़ादी की वैल्यू क्या है, हमें उनसे कैसे छुटकारा पाना है. इट फोर्स दैम टू थिंक अबाउट द नेशनलिज्म. और इतना उन्होंने सोचा और उनके मन में, सबके मन में, इंडियन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत हुई. द एजुकेटेड इंडियन बिकम मोर एंड मोर डिससेटिस्फाई द ब्रिटिश रूल. और भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो इंडिया के जो रूल थे उससे डिससेटिस्फाई थे. इन 1985 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मेड, रिप्रेजेंटेड द फीलिंग ऑफ इंडियंस.
1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का संगठन हुआ और जिसमें इंडिया के जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी फीलिंग, अपने अपने विचार रखे. एट द फर्स्ट इंडियन कांग्रेस डिड नॉट राइज अ क्वेश्चन टू फ्रीडम बट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. जो फर्स्ट इंडियन कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने कोई फ्रीडम का क्वेश्चन नहीं उठाया, बट लेकिन उसके जो रूल थे, इंडिया जो ब्रिटिश के जो रूल थे जो इंडियन लोग के बारे में, उसकी उसमें चर्चा हुई. इट्स मेन डिमांडेड was to bring reforms so that Indian could lead a more free and better life under the British. उसमें बस एक ही डिमांड थी कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे इंडिया में की वो सुधर सके और हमको थोड़ा सा फ्रीडम हो और हम बेटर लाइफ बिता सके, भले ही वो ब्रिटिश का रूल हो, नो प्रॉब्लम. सम ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर एट द टाइम वर दादा भाई नौरोजी. उसके कुछ इम्पॉर्टेंट थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दवोमेश चंद्र बनर्जी. दे वर रिफर्ड टू एज मॉडरेट. इनको मॉडरेट माना जाता था. मॉडरेट मतलब बड़ी शांति से ये लोग काम करते थे. हाउएवर सेवरल अदर लीडर अपोज द आइडिया ऑफ सॉफ्ट अप्रोच. जबकि दूसरे जो लीडर्स थे वो इस सॉफ्ट अप्रोच को अपोज करते थे, इसके विरुद्ध. उन्होंने कहा कि इतना सीधा बनने से काम नहीं चलेगा, हमारा हक है वो हमको लेना है. They thought that they would gain nothing by this approach. उसने कहा ऐसा, उन्होंने मतलब उनका ये विचार था कि अगर हम सॉफ्ट रहेंगे तो हम अपने अप्रोच तक, अपनी सोच तक पहुंच नहीं पाएंगे. They preferred a strong and more active opposition to British. और वो प्रिफर करते थे कि हमें स्ट्रांग होकर अदर एक्टिविटी से ही ब्रिटिश को हराना है. दे वॉन्टेड स्वराज और सेल्फ रूल फॉर इंडियंस. वो ये चाहते थे कि हमको इंडिया स्वराज, स्वराज मतलब खुद का राज्य हो हमारे इंडिया में, वो ऐसा चाहते थे. दे वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट और वो कहलाए एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, जो सॉफ्टली थे वो कहलाए मॉडरेट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो कहलाए हाँ एक्सट्रीमिस्ट. बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय वर द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दिस ग्रुप. और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसके जो मेन लीडर थे लाल, बाल एंड पाल. वी से डैट तिलक डिक्लेयर फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा. He started a newspaper called केसरी in which the spoke out against the British. और उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था केसरी और उसमें उन्होंने ब्रिटिश के बारे में लिखा. They wanted to arouse the feeling the patriotism in Indian. वो ये चाहते थे कि भारतीय लोगों में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत हो. पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. लेट्स सी व्हाट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. देखिए बेटा, जो बंगाल था वो ऑलरेडी हमारे इंडिया का ही एक हिस्सा था. कुछ ऐसी पॉलिसी ब्रिटिश लोगों ने की कि हमारा जो बंगाल है वो डिफरेंट हो गया. अभी अब आप देख सकते हैं मैप में, देखेंगे जब कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में है और उसके बाद ही एक ईस्ट बंगाल हो गया. ये पूरा एक ही था. मैप पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग. लेट स्टार्ट. द ग्रोइंग नेशनलिज्म वॉज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश. अब लोगों में जब देश प्रेम की भावना आ गई तो ब्रिटिश थोड़ा सा घबरा गए. दे वर अप्रेंसिव दैट इफ द पीपल ऑफ इंडिया गॉट यूनाइटेड. और वो ये घबरा गए कि अगर इंडिया के लोग एक हो गए, दे कुड ईजली थ्रो आउट द ब्रिटिश आउट. तो वो निकाल दिए जाएंगे, वो फेंक दिए जाएंगे, वो वापस ब्रिटिश को यहाँ से हटा दिया जाएगा. वन ऑफ द वे इन विच दे कुड प्रिवेंट इंडियंस फ्रॉम अनयूनिटिंग वॉज टू डिवाइड दैम द बेसिस ऑफ रिलीजन. अब देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो ना उसमें हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना छोटा देखा, ना बड़ा देखा. बहुत अच्छे से सब लोग अगेंस्ट थे ब्रिटिश के. लेकिन ब्रिटिश ने अब एक ट्रिट और उसको फॉलो कर दिया कि अब हम इंडिया के लोगों को उनके रिलीजन बेस पे फाइटिंग करवा सकते हैं, तो डैट विल बी गुड फॉर अस. तो उन्होंने ऐसा ही किया. एट द टाइम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्ट्रोंगर इन बंगाल.
अब बंगाल में उस टाइम राष्ट्रवाद की भावना बहुत जोर शोरों पे थी, सबके अंदर देश प्रेम था, सब चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं। सो इन 1905 they decided to divide Bengal into two part, one of Hindus and other for Muslim. अब इस पे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब जो बंगाल है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक में हिंदू होंगे और एक में मुस्लिम होंगे। द इंडियंस प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बंगाल। अब भारतीय लोगों ने बड़ा इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। दे स्टार्ट ए मूवमेंट कॉल स्वदेशी मूवमेंट। तब उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, टू अपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो डिवीजन था उसको रोकने के लिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया। पीपल प्लेस टू यूज गुड्स मेड इन देयर ओन कंट्री एंड बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स। लोगों ने कहा कि हमारे देश में जो सामान यूज़ होता है उसी को हमको यूज़ करना है, जो सामान हमारे देश में बनता है, और हमें ब्रिटिश के लोगों का जो सामान है उसको बायकॉट करना है। इट मीन्स उसका यूज़ नहीं करना है। बोनफायर ऑफ ब्रिटिश गुड स्पेशली क्लोथ वर मेड बाय सर्वेयल प्लेसेस, वुमेन एंड स्टूडेंट आल्सो पार्टिसिपेट इन मूवमेंट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के जो सामान थे उनकी बोन फायर जस्ट लाइक होली जलाई, जैसे इस होली में हम लोग सब जला देते हैं, वैसे उन्होंने बोन फायर किया। ब्रिटिश के जो सामान थे स्पेशली क्लोथ, जो हाँ जो अलग अलग जगह बनाए जाते थे, और इसमें वुमेन्स और स्टूडेंट्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इट स्प्रेड इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो, और ये भारत के कई जगह फैल गया, यानी कि सब ने इसका विरोध किया। स्वदेशी मूवमेंट कि हम अंग्रेजों के वाले जो कपड़े वो नहीं पहनेंगे, उनका जो सामान है वो यूज़ नहीं करेंगे। द ब्रिटिश ट्राइड रूथलेसली टू पुट डाउन द मूवमेंट, पीपल वर फाइंड एंड मिसली बीटन। अब उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने बड़ी बेरहमी से इस मूवमेंट को भी रोक दिया, लोगों को फाइन देना पड़ा और वो बड़ी बेरहमी से पीटे गए। बट अल्टीमेटली द अपोजिशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज सक्सेस एंड द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू रीयूनाइट इट। और लेकिन जो ब्रिटिश लोगों की जो चाल थी, जो उन्होंने सोचा था, तो बंगाल का पार्टीशन हो गया और उसके बाद ब्रिटिश फिर से ताकतवर बन गए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बेस पे हमारे राज्य को अलग कर दिया गया। द रिवॉल्यूंटिस्ट मीन्स क्रांतिकारी। After the partition of Bengal, several young Indians started using more violent means to fight the British. They were ready to sacrifice their life for the country. जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो भारत के कुछ जवान लोग थे, उन्होंने अब ब्रिटिश के खिलाफ बड़ा मतलब हिंसा वाली ये कहें चीज़ या फिर कहें कि एकदम उन्होंने ये कहा कि अब हमको जो भी करना है लड़के ही करना है, शांति से कोई काम नहीं हो सकता है, और वो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार थे। दे वर कॉल्ड रिवॉल्यूंटर्स, और वो क्रांतिकारी कहलाए। अरविंदो घोष, वरुण घोष, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड उधम सिंह वर द फेमस रिवॉल्यूंटर्स। द मूवमेंट हाउएवर वाज नॉट सक्सेसफुल एज द जनरल पब्लिक डिड नॉट ज्वाइन इट इज़ बिकॉज द रीस्टोर्टेड द वॉल्यूम्स। और ये मूवमेंट जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। गांधी जी अराइवल। अब जब गांधी जी इंडिया में वापस आए, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करने के लिए चले गए थे बाहर अबोर्ड, जब वो वापस आए तब क्या हुआ, लेट्स सी। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन ईयर 1950। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1950 में भारत लौटे। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही ट्रैवल टू वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने भारत के कई जगहों पे ट्रैवल किया। टू पर्पस बिहाइंड दिस वॉज टू नो अबाउट द कंट्री, और उनका पर्पस ये था कि वो देखना चाहते थे अपने देश को कि हमारे देश की कंडीशन क्या है। इट वॉज शॉक्ड बाय वॉट ही से, जो भी उन्होंने देखा उसको देख के वो शॉक्ड हो गए। मोस्ट पीपल वेरी पुअर,
Social evil kept the people divided and backward. People of low caste were treated very badly. He realized that of unify the people of India, the social evil had to be removed. ओके जब वो आए उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको देख के वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि भारत के लोग बहुत ही गरीब हैं और इस यहाँ की जो सोशल इविल्स है जो इन्होंने रख रखी है वो लोगों को डिवाइड भी कर रही है, तोड़ भी रही है और पीछे भी कर रही है। और जो लो कास्ट पीपल हैं उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भारत के लोगों को यूनिफाई करना है, एक करना है और जितनी भी सोशल इविल्स है उसको रिमूव करना है। आफ्टर टूरिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया गांधी जी डिसाइड टू फाइट द फ्रीडम ऑफ कंट्री। जब उन्होंने उस देश में पूरी जगह यात्रा की, ट्रैवल कर लिया, उसके बाद गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि मुझे भी देश की आज़ादी के लिए लड़ना है। जलियांवाला बाग में सर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया गैव इट फुल सपोर्ट टू ब्रिटिश इन होप दैट आफ्टर द वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश को पूरा सपोर्ट दिया। द ब्रिटिश वुड फ्री इंडिया एट लास्ट ग्रैंड द राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट। उनको ही लगा कि ब्रिटिश अब हमको फ्री कर देगी और हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी। However, by the end of war, it became clear that the British had no intention to fulfilling their commitment. जब वर्ल्ड वार फिनिश हो गया तो ब्रिटिश लोगों ने क्लियर कर दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है, जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। इन द प्लेस ऑफ गारंटिंग द राइट ऑफ फ्रीडम, और ये तो गारंटी है ही नहीं कि आपको फ्रीडम मिल जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाउट द रिवॉल्ट एक्ट 1919 suppress any kind of revolt against the treachery and injustice। फिर एक एक्ट लेके आए वो जिसका नाम था रिवॉल्ट एक्ट 1919 में, और इसका ये था कि जितने भी ये लोग अंधविश्वास और अन्याय की चीज़ें हो रही थी उसको रिमूव करने के लिए। गांधी जी आस्क्ड पीपल अपोज द लॉ। गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप इसका विरोध कीजिए, आप इसका विरोध कीजिए। क्यों कीजिए देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन एंड द मीटिंग वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। इसके लिए कई प्रदर्शन किए गए, कई मीटिंग बुलाई गई जो इस एक्ट को दूर करने के लिए। इसमें यह था कि अब इसके बाद कोई भी इंडियन लोग जो मूवमेंट है वो नहीं करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। On 13 April 1999, a public meeting was held in Jallianwala Bagh in Amritsar, attended by the 10,000 men, women and children. 1909 में 13 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई गई अमृतसर में जलियांवाला बाग में, और उसमें लगभग 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैन वुमेन और सब थे। तो ये मीटिंग जनरल डायर ने बुलाई और उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो नियर अबाउट 10,000 पीपल वेंट देयर। On the order of General Dyer, the British soldier blocked the only exit from the park. वो पार्क में एक ही रास्ता था बाहर जाने का। तो जनरल डायर ने ब्रिटिश सोल्जर को ये ऑर्डर दे दिया कि वो गेट को आप क्लोज कर दो। द फायर फॉर 10 मिनट्स इनटू अनआर्म्ड क्राउडेड, और लगभग 10 मिनट तक उसने फायरिंग करवाई। और वो फायरिंग ऐसी थी जहाँ की जो क्राउडेड थी वो अनआर्म्ड थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था। और नियर अबाउट 10 मिनट तक जनरल डायर ने इतनी ज़्यादा फायरिंग करा दी कि लोग वहाँ पे मारे गए। 1000 वर किल्ड एंड इंजर्ड, हजारों लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। द इंसिडेंट शॉक द इंटायर कंट्री एंड आल्सो सम ब्रिटिश, और इस इंसिडेंस ने हमारे इंडियन को, पूरी कंट्री को शॉक्ड कर दिया और कुछ ब्रिटिश लोगों को भी शॉक्ड कर दिया। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी नाउ लॉन्च्ड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसर। अब गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, और ये उसके खिलाफ था जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने 10 मिनट तक फायरिंग करवाई।
ही asked द पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें ब्रिटिश का कोई कॉपरेट नहीं करना है। इंडियन वर्किंग फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजाइंड, लॉयर्स बायकॉट द कोर्ट एंड इंडियन चिल्ड्रन वर विथड्रॉ द फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल। अब जो भी लोग ब्रिटिश के अंडर काम करते थे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, चाहे वो लॉयर हो तो उन्होंने कोर्ट से कर दिया, और जो बच्चे थे उन्होंने ब्रिटिश स्कूल में जाना बंद कर दिया। थ्रू आउट द कंट्री मैन वुमेन्स एंड द चिल्ड्रन सैट ऑन द स्ट्रीट एंड द ब्लॉक दैम। पूरे देश भर में आदमी, औरतें, बच्चे सब गलियों में, बाज़ारों में जाके बैठ गए और उनको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया मतलब रास्ता रोक दिया। दे रिफ्यूज़ टू राइज इवन दे बीटन बाय पुलिस। और उन्होंने कहा कि हमारी जो चीज़ें, आप यहाँ से जाइए, यहाँ नहीं रहना है आपको। और भले ही उनको पुलिस कितना भी पीटती थी लेकिन वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे। नाउ गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द ब्रिटिश वर सून फोर्स्ड टू रिलीज हिम। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया लेकिन फिर उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया। In 1992, the people participating in the non-cooperation movement in चौरा चौरी in उत्तर प्रदेश become violent। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो पूरे देश में चला, बट चौरा चौरी नामक जगह जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इसने एक वॉलियंट रूप ले लिया, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा का रूप ले लिया। हिंसा मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें मार झगड़ा ऐसा हो गया। दिस सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन किलिंग 22 पुलिसमैन। जो कुछ वॉलंटियर्स थे, जो कुछ उसके अपोज थे ब्रिटिश के, तो उन्होंने क्या किया, चौरा चौरी नामक में जगह पे एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे वो लोग गए और उन्होंने वहाँ पे 22 पुलिसमैन को मार दिया। तो गांधी जी कंसीडर्ड एज दिस द फेलियर ऑफ दिस मूवमेंट। तो गांधी जी को लगा कि ये मूवमेंट नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसको वहीं पे विड्रॉ कर दिया। सो ही वॉज अपसेट टू द विड्रॉ द मूवमेंट थिंकिंग हैड डिवेटेड टू द पाथ ऑफ वॉयलेंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये अब मूवमेंट जो है बहुत ही, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। वो चाहते थे ना कि बिना लड़ाई झगड़े के हो, वो नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको वॉलेंट कर दिया, तो इसलिए गांधी जी ने उसको वहीं पे रोक दिया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मैनी यंग लीडर्स जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगलर। और उसके बाद जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ तो बहुत से यंग जो लीडर थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया। अमॉन्ग देम द जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये यंग लीडर थे। ना साइमन कमीशन, वेरी लेंथी चैप्टर। The British wanted to make some changes in the way India was government। अब ब्रिटिश चाहते थे हमारे इंडिया में कुछ चेंजेस करना। ठीक है, अब क्या चाहते थे? इन 1928 ए कमीशन अंडर सर साइमन। अब एक कमेटी बनाई गई 1920 में सर साइमन के अंडर में उन्होंने बनाया, जिसको कहते थे साइमन कमीशन। बिगेन वर्किंग ऑन दिस, और इस पे काम हुआ। बट व्हाट इज इन कमीशन, इस आयोग में क्या था? देयर वॉज नो इंडियन इन कमीशन। इस आयोग में कोई भी इंडियन नहीं था। दिस एंगर्ड द इंडियंस। तो इंडिया के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि कमीशन बना है, हमारे लिए बना है, पर इसमें हमारे देश का कोई भी नहीं है। दे डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस कमीशन को नहीं मानेंगे। द स्टेज डिमॉन्स्ट्रेशन, उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन किया। एंड शाउटेड स्लोगन, और उन्होंने एक स्लोगन बोला, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। द कांग्रेस नाउ डिसाइडेड टू 1929 डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। फिर एक कमेटी जो बनी थी हमारी कांग्रेस, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये डिमांड कर दी अंग्रेजों से 1929 में कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इट मीन्स सविनय मतलब सविनय, यानी कि बड़े आराम से, बड़े प्यार से कि प्लीज यू गो एंड गिव अस आवर कंट्री। इन 1930 गांधी जी लॉन्च द मैसिव सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया बहुत ही बड़ा
सविनय अवज्ञा आंदोलन. इट इज कॉल्ड द इंडियन टू रिफ्यूज द पे टैक्स, स्पेशली द टैक्स ऑफ सॉल्ट. इसमें यह था कि इंडियन के लोगों पे नमक पे टैक्स लगा दिया गया था, तो गांधी जी ने कहा कि हमें टैक्स नहीं देना, बिकॉज ये तो हमारा ही है. टू ब्रिटिश गवर्नमेंट द सॉल्ट लॉ प्रेस्ड बाय ब्रिटिश फॉरबिड इंडियंस टू मेकिंग सॉल्ट. और जिस सॉल्ट लॉ में क्या था, ब्रिटिश ने इंडियंस लोगों को बोल दिया कि आपको नमक नहीं बनाना है, जो नमक हम देंगे वही आपको यूज़ करना. Gandhi decided to start civil disobedience movement by the breaking this unjust law. अब गांधी जी ने डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट करके और इस जो लॉ था, जो कानून था, इसको तोड़ा. उन्होंने कहा कि हम तो टैक्स नहीं देंगे. He organized a peaceful march from the Sabarmati Ashram Ahmedabad to Dandi on the seashore. फिर उन्होंने एक पैदल यात्रा की, एक मार्च किया जो साबरमती आश्रम से लेके अहमदाबाद में डांडी के सी शोर यानी समुद्र के किनारे थे. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुक पार्ट ऑफ दिस मार्च. हजारों की संख्या में लोगों ने उनको फॉलो किया. ये जो मार्च था इसमें पार्टिसिपेट किया. नोन एज डांडी मार्च, जिसको हम लोग डांडी मार्च कहते हैं. एट डांडी गांधी जी इज फॉलोवर एंड द मेड सॉल्ट इवोपरेटिंग सी वाटर. जब वो लोग डांडी गए तो गांधी जी और उनके जो फॉलोवर थे उन्होंने समुद्र के पानी से, सी वाटर से इवोपरेटिंग करके सॉल्ट बनाया. गांधी जी वॉज अरेस्टेड. फिर गांधी जी को अरेस्टेड कर लिया गया. बट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन. लेकिन जो ये आंदोलन था भारत में पूरी जगह फैल गया. नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट. द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म. In 1935, they passed Government of Indian Act. Elections were held throughout the country. The Congress won the most preventive formed government, but powerful still remained in the hand of British. अब इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिफॉर्म किया, लेकिन 1935 में एक इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में जो कांग्रेस थी, जो हमारी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको जब इलेक्शन हुए तो इंडिया जो है इंडिया के लोगों ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोटिंग करके उसको जिताया, उसकी गवर्नमेंट बनी. बट अभी भी जो हमारे इंडिया का जो पावर था, जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी, अभी भी वो ब्रिटिश के हाथों में ही थी. इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, द ब्रिटिश डिक्लेयर वॉर इंडियाज बिहाफ विदाउट टॉकिंग द इंडियन लीडर्स. तो ब्रिटिश लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो भी इंडिया के, मतलब उनके वहाँ के अपने लोगों से, लीडर से पूछा नहीं, उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि हम भी आपके जो वॉर है उसमें हिस्सा लेंगे. द कांग्रेस मिनिस्टर इन द प्रोविंस रिजाइंड. अब उसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. द कांग्रेस डिक्लेयर द इंडिया वुड नॉट ज्वाइन द वॉर. और वहाँ की कांग्रेस ने ये डिसाइड कर दिया कि इंडिया इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेगी. द ब्रिटिश गारंटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. जबकि ब्रिटिश लोगों को ये गारंटेड करना पड़ेगा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. टॉक्स फेल्ड रिगार्डिंग एंड द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट. फिर हमारे गांधी जी के लीडरशिप में एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट. अगस्त 1942 गांधी जी एंड लीडरशिप अरेस्ट. गांधी जी भी अरेस्ट कर लिए गए और वो लीडर भी अरेस्ट कर लिए गए जो उनके सपोर्टिंग में थे. दे वर वॉलियंट प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया. और ये जो मूवमेंट था एक वॉलियंट था, इसमें यानी बहुत ज़्यादा हिंसा हुई और कई लोग इसमें मारे भी गए. द इंडियन नेशनल आर्मी. लेट्स सी इंडियन नेशनल आर्मी. सुभाष चंद्र बोस वॉज कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश वुड नेवर लीव इंडियन पीसफुली. सुभाष चंद्र बोस ये मान चुके थे कि ब्रिटिश शांति से तो कभी इंडिया छोड़ेंगे नहीं. He went to Japan from where organized an army of 40,000 इंडियन सोल्जर. फिर वो जापान गए और उन्होंने एक आर्मी बनाई जिसमें 40,000 इंडियन सोल्जर थे. ही कॉल द आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन नेशनल आर्मी. तो इसको उन्होंने नाम दिया आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी. द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया.
ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाउट की, कहाँ पे थी? नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। दे पुश्ड बैक द ब्रिटिश, और उन्होंने ये कोशिश की कि ये ब्रिटिश वापस चल जाएंगे, बट फाइनली द ब्रिटिश डिफीट द इंडियन आर्मी, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने ही इंडियन आर्मी को हरा दिया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा थे और यहाँ पे थोड़ा सा लेस था। सुभाष चंद्र बोस गैव द स्लोगन, सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया, जय हिंद। एक तो स्लोगन था उनका जय हिंद, एंड द सेकंड था गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून देने का मतलब है कि उनका सपोर्ट करो, ओके, खून नहीं देना है। इंडियन विंस फ्रीडम, अब इंडिया को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली और इंडिया जीत गया। बाय द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड द एंडेड ऑफ 1945, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनिश हो रहा था, द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नॉट लॉन्गर कीप इंडियंस इन देयर कंट्रोल, और उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि हम इंडियंस लोगों को ज़्यादा कंट्रोल में रख नहीं सकते हैं। दे स्टार्टेड डिसीजन विद द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, और उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग से कि अब वो इंडिया को छोड़ देंगे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947, बट द डिवाइडेड इनटू टू नेशन, इंडिया एंड द पाकिस्तान। ओह नो। अब भारत के लोगों के साथ देखिए फिर से उन्होंने क्या किया कि आज़ाद तो कर दिया, लेकिन जाते जाते इंडिया को टू पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया। वन इज़ पाकिस्तान एंड अनदर इज़ भारत। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ फेवर ऑफ पार्टीशन, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो फेवर में थे पार्टीशन के। इंडिया बिकम द सॉविजन सेलुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1955 आफ्टर द इन्फॉरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हमारे देश का एक संविधान लागू हुआ जिसमें भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से दर्जा दिया गया। नाउ दिस इज योर चैप्टर, you have to read 2-3 times very carefully, and so many question answer, just like a one word answer you have to do by yourself and spoken also, and in the word zone, reformer and boycott you have to learn. Goodbye, take care.